2 मई 2011 अलकायदा के लीडर और अमेरिका के 9/11 हमले के साथ साथ दुनिया भर में आतंकी हमलों के जिम्मेदार ओसामा बिन लादेन को उसके घर में घुसकर मारने के बाद यूएस मरीन सील ओसामा को 24 घंटों के अंदर ही अरेबियन सी के नॉर्दर्न साइड में एक ताबूत में 136 किलो की जंजीर के साथ इंसानों से कोसों दूर ले जाकर बहा देती है। लेकिन आखिर क्यों? सऊदी अरब की एक रईस और धार्मिक फैमिली से आने वाले ओसामा बिन लादेन ने आतंकवाद का साथ थामा और क्यों उसने अपने ही देश सऊदी अरबिया के द्वारा ओसामा की लाश तक लेने से इनकार कर दिया गया। आज की इस वीडियो में हम आपको ओसामा की जिंदगी और मौत से जुड़े सभी राज बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओसामा की लाश को समुद्र में बहाने के 3 सबसे बड़े कारण माने जाते हैं। तो सबसे पहला कारण तो यही था कि ओसामा अपने ही जन्मभूमि सऊदी अरेबिया में बैन था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ओसामा तो सऊदी की एक मजबूत इन्फ्लुएंसर फैमिली के घर में पैदा हुआ था, तो फिर उस पर यह बैन कैसे लगा? तो दोस्तों आपको बता दें कि बिन लादेन फैमिली इतनी अमीर थी कि एक समय पर जब सऊदी के किंग की तिजोरी खाली होने लगी, तब लादेन की फैमिली ने ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपनी जेब से 6 महीने की सैलरी दी थी। बिन लादेन फैमिली रईस होने के साथ साथ बहुत धार्मिक भी थी, यहाँ तक कि ओसामा खुद भी बहुत धार्मिक था और हर साल जब लाखों मुस्लिम हज के लिए सऊदी आते तो ओसामा के फादर खुद भी बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स का पूरा खर्चा स्पॉन्सर करते थे और इसी बीच ओसामा भी उनसे मिलता था और उनके साथ रिलेशन कायम रखता था। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि इतना रिलीजियस होने के बाद ओसामा को बैन क्यों किया गया? तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि ओसामा एक्सट्रीमिज्म के झांसे में आ गया था। ओसामा की मां का कहना था कि ओसामा के मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम बनने की सबसे बड़ी वजह उसका कॉलेज था। ओसामा जेडा यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा था। इसी बीच उसकी मुलाकात मुस्लिम ब्रदरहुड नाम के लोकल मुस्लिम एक्टिविस्ट ग्रुप से होती है। ओसामा की मां का कहना था कि इसी ग्रुप के लीडर्स ने ही ओसामा को भड़काया और उसे मुस्लिम सुपरमेसी के नाम पर रिडिकलाइज कर दिया। और दोस्तों कोइंसिडेंटली इसी बीच उसन ने पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अब क्योंकि अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री थी, इसीलिए ओसामा का एक्सट्रीमिज्म भी और ज्यादा गहरा हो गया। और फिर क्या था, ओसामा आए दिन अफगानिस्तान में सीक्रेट टूर के लिए जाता और अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से अफगानिस्तान के लोकल मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ अपने कॉन्टैक्ट बिल्ड करता। इसके बाद इन्हीं एक्सट्रीमिस्ट की मदद से ओसामा ने खुद के देश यानी सऊदी के लोगों को अपने टेररिस्ट ग्रुप में भर्ती करना शुरू कर दिया। वो लोगों को सऊदी से रिक्रूट करके अफगानिस्तान में जंग के लिए भेजा करता था, लेकिन इन लोगों की ट्रेनिंग वो खुद नहीं करता था, बल्कि इसके लिए वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को हायर करता था। अब इतना सब करने के बाद उसे जरूरत थी खूब सारे पैसों की, लेकिन अपनी अरबपति फैमिली के चलते उसे पैसे जुटाने में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। और देखते ही देखते 1984 में ओसामा ने पाकिस्तान के पेशावर में अपना बेस भी खड़ा कर लिया और अब उसने यहीं से लोगों को आतंकी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। साथ ही वो यहाँ आने वाली सभी ट्रेनीज का डेटा भी रखना शुरू कर देता है, जिससे ये एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से शुरुआत होती है आतंकी संगठन अलकायदा की। अब अलकायदा जहां एक तरफ अफगानिस्तान के लिए लड़ाई पर फोकस कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर इराक में सद्दाम हुसैन ने भी अपने पैर पसारना शुरू कर दिया था। कुवैत के बाद सद्दाम हुसैन के निशाने पर सऊदी अरेबिया था। ऐसे में सऊदी को और स्पेसिफिकली मक्का मदीना को बचाने के लिए ओसामा ने सऊदी किंग को एक लेटर लिखा, जिसमें उसने अपने लड़ाकों को इराक के खिलाफ लड़ने के लिए उतारने का सऊदी का ऑफर दिया। लेकिन इससे पहले कि सऊदी किंग और ओसामा के बीच कुछ बातचीत हो पाती, उससे पहले ही सऊदी ने हेल्प के लिए अमेरिकन को बुला लिया। लेकिन ओसामा को अमेरिकन की हेल्प का आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वो सऊदी में किसी भी वेस्टर्न कंट्री का इन्फ्लुएंस नहीं चाहता था। वो चाहता था कि सऊदी एक पूरी तरह से एक प्योर मुस्लिम इन्फ्लुएंस कंट्री रहे। लेकिन अमेरिका के दखल अंदाजी के बाद ओसामा ने अपना नेक्स्ट टारगेट अमेरिका को बनाया और उसने अपने कनेक्शन की मदद से एक फतवा जारी करवाया, जिसमें लिखा था कि सभी मुस्लिमों को अफगानिस्तान जाकर ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम के लिए लड़ना ही हर मुस्लिम की सबसे पहली ड्यूटी है। ओसामा का ये रिलीजियस तीर एकदम सही निशाने पर जाकर लगता है और फतवा जारी होते ही 4000 से भी ज्यादा लोग सऊदी को छोड़कर अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं। सऊदी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने ओसामा पर ट्रैवल बैन लगा दिया।
लेकिन बहुत ही स्मार्ट तरीके से ओसामा ने पाकिस्तान में बिजनेस मीटिंग होने का हवाला देते हुए ओसामा पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान से होते हुए वो अफगानिस्तान चला गया और इसके बाद वो कभी भी मुड़कर सऊदी वापस नहीं गया। इसके बाद सऊदी ने कई बार ओसामा को जान से मारने की कोशिश भी की, लेकिन वो हर बार फेल रहे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ने सऊदी को ओसामा की बॉडी भी ऑफर की थी, लेकिन सऊदी ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। अब सऊदी के बाद ओसामा का दूसरा रेजिडेंस था पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को भी उसकी डेड बॉडी नहीं दी गई। अपने एक इंटरव्यू में उस समय के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कहा था कि पाकिस्तान में ओसामा के बहुत से छुपे हुए सपोर्ट नेटवर्क थे और ओसामा के मारे जाने के कुछ समय बाद से ही बराक ओबामा की ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता उसे टेलीविजन पर ही शहीद बताने लगे। यही कारण था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बॉडी देने का सोचना तो छोड़ो, पाकिस्तान का नाम लूप में भी रखना सही नहीं समझा। पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर्स ने समय समय पर ओसामा बिन लादेन को अपना हीरो और शहीद कहकर ग्लोरीफाई किया था और यही वजह है कि बिन लादेन की बॉडी को समुद्र में बरी करने का रीजन। नंबर 2, दरअसल यूएसए टेररिस्ट की एक और श्राइन नहीं बनने देना चाहता था, क्योंकि यूएसए एक ऐसी ही गलती सद्दाम हुसैन की बॉडी के साथ पहले भी कर चुका था। इसीलिए इस बार ओसामा को मारने से पहले ही उसकी डेथ सेरेमनी प्लान कर ली गई थी, जिसके लिए यूएसए मरीन कमांडोज ने ओसामा को मारने के तुरंत बाद सबसे पहले उसकी बॉडी का थोरो आइडेंटिफिकेशन किया, लेकिन ऑपरेशन कमांडर इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। लेकिन कमांडर को पुख्ता जानकारी थी ओसामा की हाइट 6 फीट 4 इंच है, इसीलिए उन्होंने अपने 6 फीट 2 इंच के सोल्जर को ओसामा की बॉडी के बाजू से लिटा दिया और इससे कमांडर को यह कंफर्म हो गया कि ये ओसामा ही है। इसके बाद कमांडर ने प्रेसिडेंट ओबामा को यह कंफर्मेशन मैसेज देने के लिए कॉल किया, तो प्रेसिडेंट ने जवाब में ये कहा, आपके पास $65 मिलियन के हेलीकॉप्टर थे, लेकिन $10 एक्स्ट्रा नहीं थे एक मेजरिंग टेप के लिए। प्रेसिडेंट ओबामा ने इतना कहकर सभी स्ट्रेस्ड सोल्जर्स को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर दिया था, लेकिन अभी काम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। नेवी सील ओबामा को पाकिस्तान के एबटाबाद से डीएनए लैब आइडेंटिफिकेशन के लिए अफगानिस्तान लेकर गई और करीब अगले 12 घंटों के अंदर बॉडी को अफगानिस्तान से सीधा यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस कार्ल विनिसन के डेक पर ले जाया गया, जो प्लान के मुताबिक पहले से ही वहां मौजूद था। डेक पर पहुंचते ही मिशन कमांडर ने एक बार फिर से ओसामा की डेड बॉडी को रिवेरीफाई किया और इसके बाद मुस्लिम रीति रिवाजों को शुरू किया जाता है। सबसे पहले ओसामा को नहलाया जाता है, उसकी बॉडी को एक सफेद कफन में लपेट दिया जाता है। इसके बाद एक सोल्जर उसके लिए लास्ट प्रेयर पढ़ते हैं, जिसे इस्लाम में नमाज जनाजा भी कहा जाता है। और फाइनली ओसामा की बॉडी को एक कॉफिन में 136 किलोग्राम के चेन के साथ अरेबियन सी के नॉर्दर्न साइड में हमेशा के लिए दुनिया से दूर फेंक दिया जाता है। ओसामा की बॉडी समुद्र में बहाने के अलावा यूएसए के पास दूसरा ऑप्शन था उसकी बॉडी का क्रिमेशन करने का, लेकिन इस्लाम में क्रिमेशन करना तो दूर, किसी की बॉडी को जलते देखना भी डिसरेस्पेक्टफुल माना जाता है और यही थर्ड कारण बना ओसामा बिन लादेन की बॉडी को बीच समुद्र में बहाने का। तो आखिर में चलते हैं, एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं कि इस्लाम में डेड बॉडी के लिए क्या लास्ट रिचुअल्स होते हैं। तो दोस्तों, इस्लाम में डेड बॉडी की लास्ट रिचुअल्स के लिए 4 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें सबसे पहले बॉडी को नहलाया जाता है। स्टेप 2 में बॉडी को एक सफेद कपड़े, जिसे कफन कहा जाता है, उससे चारों ओर लपेट दिया जाता है। तीसरे स्टेप में बॉडी के लिए आखिरी बार प्रेयर पढ़ी जाती है, जिसे नमाज जनाजा भी कहा जाता है, और लास्ट में बॉडी को जमीन में दफना दिया जाता है। लेकिन तब क्या हो जब किसी मुस्लिम की मौत बीच समुद्र में हो जाए? अगर समुद्र में किसी मुस्लिम की मौत होती है तो इस्लाम के अनुसार बताए गए पहले तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए बॉडी को समुद्र में दफनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा बहुत एक्सट्रीम केस में पॉसिबल होता है। अमेरिका ने पूरे इस्लामिक रीति रिवाजों के साथ ओसामा बिन लादेन की बॉडी को समुद्र में बरी कर दिया था, लेकिन फिर इस्लामिक देशों से अमेरिका को अपनी इस हरकत पर कड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने आपको वीडियो में जो भी जानकारी बताई वो हमारे द्वारा इंटरनेट और अपने कुछ मुस्लिम दोस्तों से पूछने के बाद आप तक लाई गई है। इसमें अगर कोई भी गलती हुई हो तो हम आपसे दिल से माफी चाहेंगे। हमारा इंटेंशन किसी को गलत जानकारी देने का नहीं है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे बड़े और कुख्यात टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन की जिंदगी और मौत से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।